अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे उस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से जो लाहौर में भूख हड़ताली कैंप में शामिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून वर्कर ने थिएटर अदाकार ताहिर अंजुम को तशद्दुद का निशाना बना दिया। ताहिर अंजुम पंजाब असम्बली के बाहर से गुजर रहे थे तो PTI के भूख हड़ताली कैंप में शामिल खातून ने ताहिर अंजुम को थप्पड़ मारे, जिसके मनाजिर आप इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर रहे हैं। और कल पूरा ही दिन हमने देखा कि किस तरह से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून वर्कर ने अदाकार के कपड़े भी फाड़ दिए। PTI वर्कर ने इल्ज़ाम लगाया है कि ताहिर अंजुम ने बानी PTI को दहशतगर्द कहा है। बाद अज़ा वहाँ पर मौजूद लोगों ने बड़ी ही मुश्किल से हमने देखा कि अदाकार को वहाँ से निकाला और तशद्दुद करने वाली जो PTI की खातून वर्कर हैं उनका नाम अनीला बताया जा रहा है, जबकि ताहिर अंजुम जो है वो मुस्लिम लीग नून कल्चर विंग पंजाब के सदर हैं। दूसरी जानिब PTI रहनुमा मलिक अहमद खान भुच्चर का ये कहना था कि ताहिर अंजुम पर तशद्दुद करने वाली खातून हमारी वर्कर नहीं है, पुलिस वहाँ पर मौजूद थी और जिस खातून की तरफ से तशद्दुद किया गया है उसे गिरफ्तार करना चाहिए। अब देखना यह कि पुलिस इस हवाले से क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि तमाम जो वीडियो सबूत हैं वो सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। हमने भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाए हैं। किसी भी शख्स को, किसी भी खातून को, किसी भी मर्द को इसकी इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। आज़ादी इज़हार राय की जब हम बात करते हैं तो उस हवाले से हर किसी को ये राइट पहुँचता है कि वो अपना मौक़िफ़ पेश कर सके, और उसके बाद अगर उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाए तो बीइंग अ वुमेन, अगर एक वुमेन कार्ड को इस्तेमाल करते हुए कि उस खातून को वहाँ पर रोकने की किसी ने भी कोशिश नहीं की है, जिस तरह से अगर कोई मर्द कोई हरकत कर रहा होता उसको रोका जाता और जोरे बाजू इस्तेमाल करके फिर इस सिचुएशन से अगले इंसान को भी निकाला जाता, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस ने भी इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की है। इस हवाले से आगे चलकर मजीद बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। ग़िज़ाई आदात में छुपा सेहत का राज। इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में पाकिस्तानी तलबा छा गए, ब्रोंज मेडल जीत लिए। अलीम डार थैलेसीमिया के मरीजों की खिदमत में भी पेश। अरशद नदीम पाकिस्तान को 32 साल बाद गोल्ड मेडल दिलवाने की वाहिद उम्मीद। प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। तो हमारी बहुत सारी बीमारियों का जो ताल्लुक है वो हमारी खुराकी आदत से ही होता है। जिंदगी की मसरूफियात ने लोगों को जंक फूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड ग़िज़ाओं की तरफ मुतवज्जे किया है। ये देखने में तो हमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, जायके में बड़ी कमाल लगती हैं, लेकिन ये खुराक इंसानी सेहत के लिए कितनी ख़तरनाक है ये सुनकर हमारे होश उड़ जाते हैं। अक्सर अफराद को पसंद ये आम ग़िज़ा हाई ब्लड प्रेशर, अमराज़ क़ल्ब, हार्ट अटैक और फालिज का शिकार भी बना सकती है। अल्ट्रा प्रोसेस ग़िज़ाओं से दिल की शरियानों से जुड़े अमराज का ख़तरा भी बढ़ने लगा है। अल्ट्रा प्रोसेस ग़िज़ाएँ तैयारी के दौरान मुतअद्दिद बार प्रोसेस की जाती हैं और इनमें नमक, चीनी और दीगर मसनूई अज़्ज़ा की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि सेहत के लिए मुफीद ग़िज़ाई अज़्ज़ा जैसे हम फाइबर की बात करें तो उसकी मिकदार भी बहुत कम होती है। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। माहिर ग़िज़ाई ज़ोहा सुहेल ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। ज़ोहा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में बताया कि हम जो भी खाते पीते हैं फिर उसका असर जो है वो हमारी हेल्थ पर पड़ता है। आज के टाइम में आकर अब ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आ रहे हैं, जंक फूड आ रहे हैं, लेकिन जो पहले भी लोग थे वो भी बीमार होते थे। फिर उस टाइम पर क्या वजूहात होती थी, अगर आज हम सिर्फ जिम्मेदार इसी खुराक को ठहराएंगे तो? अच्छा अनवार, ऐसे कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स का आजकल ट्रेंड बहुत बढ़ गया जी। अब ट्रेंड बढ़ने के पीछे कुछ रीजंस ऐसे हैं कि जिसको हम निगलेक्ट नहीं भी कर पा रहे। सबसे फर्स्ट पे कन्वीनियंस है कि आपको आसानी से वो मिल जाता है, आपको उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, आराम से आपको वेजिटेबल्स कटी हुई प्रोसेस पैकेट के अंदर मौजूद है, सिर्फ कुक करना उन्हें। अच्छा, अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि स्टेटस कॉन्शियस होने की वजह से इन चीज़ों को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक कन्वीनियंस, एक स्टेटस का मसला है। अच्छा, तुम अभी तक वो यूज़ नहीं करना शुरू किया, हम तो फ्रोजन फूड यूज़ करें, तो स्टार्ट यूजिंग फ्रोजन। सो लोग इस वजह से भी इनकी तरफ आ रहे हैं। अच्छा, इसका नुकसान इस तरह से कि अगर आप बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत के लिए मुज़र है। लेकिन अब फॉर्चुनेटली बहुत से ब्रांड्स, कंपनीज ऐसी हैं जो ऐसे फूड्स बना रही हैं, बट वो हमारी हेल्थ के लिए बेहतर है। उसके लिए आपका नॉलेजेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ये प्रोडक्ट ठीक है हमारे लिए या नहीं ठीक है। सबसे पहले उनके फूड लेबल्स को लाजमी पढ़ें कि उसके अंदर किस किस किस्म की चीजें ऐड की गई हैं। बहुत प्राइस टैग के अलावा मेरा नहीं ख्याल हम कुछ लोग देखते हैं, बिल्कुल ऐसे। और हम एक्सपायरी भी नहीं चेक करते, एक्सपायरी भी चेक नहीं करते। लेकिन अगर आप उसका लेबल पढ़ते हैं तो उससे आपको अंदाजा होगा कि इसके अंदर एडिटिव्स कितने ऐड हैं, किस किस्म के ऐड हैं, और आइदर ही आपको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। बहुत सी कंपनीज अपने लेबल्स के ऊपर क्लेम करती हैं कि ये इसके अंदर न्यूट्रिशियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्दी है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स एडेड नहीं है,
और अगर वो क्लेम कर रहे हैं और अगर अच्छा ब्रांड है तो वो सही क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास ऐसी अथॉरिटीज मौजूद है कि जो उनके अगेंस्ट काम कर सकती है, उनको चेकअप कर सकती है, तो बिल्कुल वो खराब बात कोट नहीं करेंगे। तो मेरा सबसे यही एक पॉइंट है कि लेबल को लाजमी पढ़ें, ताकि अगर आप वो इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो आपको नुकसान ना हो, क्योंकि बहुत से पेशेंट, जैसे आपने भी इंट्रो में बात की कि ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, उन लोगों के लिए चीज़ें ज़रा ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती हैं अगर वो रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि सॉल्ट हिडन फॉर्म में कहाँ से बॉडी के अंदर आ रहा है। एक तो ये ना कि हम सॉल्ट शेकर के अंदर सॉल्ट यूज़ करें, चीज़ों के ऊपर लगा रहे हैं, वो इनमें हिडन सॉल्ट होता है। तो इट्स बेटर आप उसका लेबल पढ़ें, आपको पता हो कि 1 ग्राम के अंदर इतना सॉल्ट हमारे पास है, तो अगर हम इतना खाएंगे तो हमें इतना नुकसान मिलेगा और इतना खाएंगे तो इतना नुकसान नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली कुछ 1-2 चीज़ें बता सकें जो हमें उसके बैक पर जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसमें मेंशन है वो देखनी है कि अगर वो चीज़ें उसमें ऐड हैं, वो प्रिजर्वेटिव्स हैं या कुछ भी केमिकल्स उन्हें कह लें, या जो भी वो चीज़ें हैं, कोई 1-2 नाम ऐसे हों जो हम देखें और हम कहें कि ये प्रोडक्ट हमने यूज़ नहीं किया। बेसिकली हर एक की बॉडी केमिस्ट्री फ़र्क है, तो हर एक की रिक्वायरमेंट फ़र्क है और हर कोई अपने अकॉर्डिंग उसको देखेगा। वन फिट्स फॉर ऑल नहीं होगा कि आप ये 3 चीज़ें देख अगर ये है तो आपने नहीं खानी। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, फॉर एग्जांपल एक डायबिटीज़ का पेशेंट है, बहुत से लोगों को यहाँ पर डायबिटीज़ होती है। आपने ये देखना है कि उसमें सैचुरेटेड फैट्स कितने एडेड हैं, लिखा होता है आगे। आपने उसमें देखते हैं उसमें सोडियम कितने मिलीग्राम्स में एडेड है, आप उसमें देखिए एडिटिव शुगर्स कितनी एडेड है। ये 3 चीज़ें आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि बाकी जो हमारे पास दूसरे प्रिजर्वेटिव्स हैं उनके नाम कभी मेंशन नहीं भी होते ऊपर, लेकिन ये 3 चीज़ें ऐसे जो ऊपर मेंशन होती हैं। तो डायबिटीज़ का पेशेंट, ब्लड प्रेशर का पेशेंट, मोटापे के अफराद जो हैं वो इन 3 चीज़ों को लाजमी ऊपर देखें कि ये अगर एडेड नहीं है या इनकी कितनी अमाउंट आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग वो परचेजिंग करें। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से हम हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं उसी की वजह से फिर फॉलिज के अटैक हैं या अगर हार्ट अटैक है तो वो उसकी बड़ी रीज़न बनता है। दिल के जितने भी अमराज हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जो बेकरी आइटम्स हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होता है उनका भी, क्योंकि इस तरह की जितनी भी ग़िज़ाएं हैं तो बेकरी आइटम्स सारी हमारे लिए नहीं ठीक हैं या कुछ ठीक भी हैं, क्योंकि कभी तो इंसान ने कोई ऐसी चीज़ खानी है जो उसके मूड को भी बेहतर रखे। उसमें ऐसे कि मॉडरेट कंजम्पशन में हम रिकमेंड करते हैं। मैं कभी भी पेशेंट को 0 पे नहीं ले आती कि आपने हर चीज़ छोड़ देनी, अब आपने कुछ नहीं खाना, आपने सिर्फ घर का खाना खाना या ताज़ा चीज़ें खाना। आप मॉडरेशन में लेकर चलें, मॉडरेशन इज़ द की। और हमारे 6 प्रिंसिपल्स डाइटिशियन के जो आते हैं उसमें भी हम मॉडरेशन की बात करते ही करते हैं। बेकरी बिस्किट्स, फ्रोजन फूड्स, पैकेज फूड, जो भी चीज़ें आप खानी है वो आप वंस इन अ वीक ले सकते हैं, लेकिन अपने कंसल्टेंट की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग ले। बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हेल्दी लाइफ गुजार रहे होते तो उनको हम मंथ में थ्राइस भी रिकमेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन वही बात है कि आपके अपने कंसल्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बार लेते हैं। आप बेकरी बिस्किट्स की आपने बात की, ये एक बहुत ज़्यादा आप कह लें कि पॉइजन है, क्योंकि इसके खाने के बाद अगर बच्चे बहुत ज़्यादा आजकल खा रहे हैं, हमारी ब्रेन में ऐसे कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, देख रहे हैं हम अर्ली एजेस में ही बच्चों में, बिल्कुल। तो उसमें बच्चों की जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ है ना वो बहुत ख़राब हो रही हैं। इसके कंजम्पशन से बॉडी के अंदर ऐसे कंपाउंड्स ब्रेन प्रोड्यूस करने लग जाते हैं कि जो मेमोरी को डिटोरिएट कर रहे हैं, बच्चों को याददाश्त खराब का मसला ला रहे हैं। और याददाश्त कितनी ज़्यादा अहम है आप सब जानते हैं। तो याददाश्त जब खराब हो जाएगी, जब आप इंटेलेक्चुअली ठीक नहीं होगा, अपने स्कूल वर्क में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो अगेन आपका अपना ही माशा डिमोरलाइज हो जाएगा बच्चा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, बहुत सी हमने देखा कि रिसर्चेस भी सामने आई हैं जिसके बाद कुछ ने कहा कि जो प्रोसेस फूड हैं वो ठीक है, कुछ ने कहा, मतलब वो डिफरेंट रिसर्चेस हैं। अभी भी कंफ्यूजन इसमें बहुत ज़्यादा है, ये क्या रीज़न है? इसमें कंफ्यूजन भी है, कॉन्ट्रडिक्शन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब जैसे मैंने शुरू में ही बात कर दी कि आप लेबल पढ़ लें तो आप ले लें, लेकिन अगेन वही बात है मॉडरेशन, ठीक है। कुछ और आदत ना बना लें इसको, प्रोसेस फूड को डेली बेसिस पे। बिल्कुल भी ना बनाए, आदत अपने आप को वक्त देने की बनाए। अब हमारा लाइफस्टाइल इतना शदीद बिजी हो चुका है कि हमारे पास वाकई वक्त नहीं है बहुत से कामों का, तो इसलिए हम कन्वीनियंस फूड्स की तरफ जाते हैं। इस काम के लिए वक्त लाजमी निकालें, बिल्कुल निकालें। रात को सोने से पहले अपने अगले दिन का जो लंच है वो आप सैलेड की फॉर्म में प्रिपेयर करके लेके जाएं, ठीक है। इससे ये होगा कि कन्वीनियंस फूड्स का इस्तेमाल भी कम होगा। दिन में एक मील तो अच्छा ले ही सकते हैं ना, तो उसके ऊपर थोड़ा सा कोई 10 से 15 मिनट का वक्त जरूर दें अपने आप को और उसके ऊपर एफर्ट पुट इन करें। हमारा मसला यहाँ पर आता है कि हम एफर्ट पुट इन नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि ये ठीक है या नहीं ठीक है, तो हर चीज़ आपको पता है कि अगर आप एक अच्छी चीज़ भी बहुत ज़्यादा खाएंगे ना तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। सो अगेन नॉलेजेबल होना जरूरी है, आपको पता हो कि कौन से ब्रांड्स ऐसे हैं जो आपको अच्छा फूड कन्वीनियंस दे सकते हैं, अगर आप उनके लेबल्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं और अपने डाइटिशियन से उनकी राय ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मॉडरेशन की आपने थोड़ी देर पहले बात की थी, लेकिन हम तो जब नट्स भी खा रहे होते हैं तो हम तो उसमें भी मॉडरेशन नहीं रखते हैं, मतलब एक मुट्ठी कहते हैं भर के आपको नट्स आप डेली खा सकते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि जार के जार खत्म किए जाते हैं, तो वो भी कितना गलत है वो भी जरा गाइड कर दें, क्योंकि
हमें ये लगता है कि हमने अगर नट्स खा लिए, कोई मील स्किप करके, तो हमने बड़ा अच्छा काम किया है। ऐसा ही है। लेकिन जितनी क्वांटिटी में फिर वो खाए जाते हैं, पूरे के पूरे ट्रे सज के आते हैं और वो खाली वापस जाते हैं, वो कितना गलत है? बहुत ज्यादा, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है, मेरे बहुत से कोलीग्स ऐसे हैं जो नाश्ता नहीं करके आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक मील स्किप किया, हम अपने वेट को लूज करें, बहुत अच्छा है। यहाँ पर मॉडरेशन इंपॉर्टेंट है। आप मॉडरेट हर चीज़ को लेके चलें, नाश्ता करें, लेकिन हर चीज़ की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है उसको बहुत मुनासिब मिकदार में लेकर चलें। ठीक है, कभी भी किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। अब नट्स की हमने जैसे बात की, नट्स का ज़्यादा खा लेना आपके खून को पतला कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि जो लोग बहुत शदीद ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जिनको कॉगलेंट्स लगते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा नट्स का इस्तेमाल कर लें तो उनके लिए कितना ज़्यादा नुकसान। देखिए, हल्का सा कट लगने के बाद वहाँ से ऐसा खून बहेगा कि वो वहाँ पर दोबारा से बंद होना उसका मुश्किल हो जाता है। सो कभी भी किसी भी चीज़ को यूँ ना इस्तेमाल करें कि भाई ये हम ज़्यादा खाएँगे तो बहुत अच्छे है। अब एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि बच्चों को जब हम लोग पाउडर्ड मिल्क दे रहे होते हैं तो बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो उसकी कंसिस्टेंसी को मैनेज नहीं करते हैं कि हम पानी कम रखते हैं, दूध ज़्यादा डाल देते हैं, बच्चे को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगी। टोटली रॉन्ग। बच्चे का अगर फॉर्मूला आप उसमें पाउडर ज़्यादा ऐड कर रहे हैं कि उसको न्यूट्रिशन अच्छी मिलेगी, तो वहाँ से उसका पेट डिस्टर्ब हो जाएगा और वो उसको इनटॉलरेट हो जाएगा। सो कभी भी ये चीज़ ना सोचें कि हम ज़्यादा खाएंगे अच्छी चीज़ तो हमारी बॉडी अच्छा काम करेगी। बॉडी अच्छा काम नहीं करेगी, वो उसके अगेंस्ट काम करेगी। तो कभी भी मॉडरेशन को ना हिलाएं। ठीक है। अच्छा, कन्वीनियंस की जैसे हमने बात की है कि जितने भी अल्ट्रा प्रोसेस फूड हैं वो ये हमारे लिए कन्वीनियंट बहुत ज़्यादा है, कि मतलब इसमें आसानी बड़ी होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किचन गार्डनिंग की तरफ आ चुके हैं और वो अपने ही घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें उगा रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि बाहर से भी सब्जियां कुछ ऐसी जो कि ना हम खरीदें, जो किचन गार्डनिंग में पॉसिबल भी हैं, वो भी स्टार्ट करें। वो लोग भी हैं। किचन गार्डनिंग तो एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन इसमें बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि उनकी चीज़ लगती नहीं है या तो जल्दी खराब हो जाती है, एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करनी पड़ी होती है। क्योंकि ऑब्वियसली जब किचन गार्डनिंग हम करते हैं तो उसको हम ऑर्गेनिक फूड में लेकर आते हैं और ऑर्गेनिक फूड में किसी भी किस्म का जो आपका आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है वो यूज़ करना उसमें अलाउड नहीं है। तो अगर आप वही यूज़ करें तो आप बाहर से क्यों ना खरीद लें। तो बेहतर ये कि किचन गार्डनिंग की तरफ ज़रूर है, लेकिन अगेन वही बात है, वहाँ पेशेंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप किचन गार्डनिंग स्मॉल लेवल से शुरू करें, फॉर एग्जांपल आप कोरिएंडर प्लांट से शुरू करें या मिंट लीव से शुरू करें, तो बच्चे भी उस तरफ आते हैं कि हम घर का लाया हुआ जो है वो खाना खाएं, हम उसको योगर्ट में ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट सब्जियों के ऊपर हम उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो बच्चों को इस तरह से हम किचन गार्डनिंग की तरफ अगर लेकर आएंगे, उनको ना नया नया शौक होता है कि हम इसको कुछ करें इसको। तो किचन गार्डनिंग अगर जो लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसको लाजमी करें ताकि आप जितना भी अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स के नुकसान हैं इससे बच सकें। ठीक है। अच्छा, बच्चों की एक आदत क्यों डेवलप हो जाती है? जंक फूड उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगर खाना घर में भी बहुत अच्छा बना हुआ है, जैसे अगर हम लोग भी खा रहे हैं, लेकिन बच्चे जो फरमाइश करते हैं वो पिज़्ज़ा बर्गर की करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों के जहनों में किस तरह से ऐड हो गया? ये घर से डेवलप होता है और सबसे पहला तो मैं कहती हूँ कि मदर्स का इंपॉर्टेंट रोल है। मदर्स आर द गेट कीपर्स। अगर मदर अलाउ करी तो चीज़ घर में आ रही, मदर अलाउ नहीं करेगी तो चीज़ घर में नहीं आएगी। सो वेरी स्टार्ट से मदर्स को इस चीज़ का इनिशिएटिव लेना चाहिए और बच्चे को आप कोशिश करें कि जब वो 6 से 7-8 माह का जब वो खाना पीना शुरू कर रहा होता है तो उसको अपने साथ बिठाएं। वो देखेगा कि आप क्या चीज़ें खा रहे हैं और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो मैंने खुद से करके देखी हैं कि बच्चे को अगर अपने साथ इन्वॉल्व करें तो वो आपकी ही चीज़ें खाएगा। अगर आप उसके सामने पिज़्ज़ाज, बर्गर, स्टेक्स रखेंगे तो वो उनको खाएगा इसी रूटीन तो आप उसको उसके जो इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ हैं, जो उसका सबसे इन्फेंसी का टाइम है, वहाँ पर उसके सामने रोटी रखें, चावल रखें, सैलड रखें, फ्रूट्स रखें, ताकि वो उनको देखे। उसको पता ही ना हो कि भाई बाहर की दुनिया में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो ये सारा कुछ आपकी पेरेंटिंग से ही स्टार्ट होता है और मदर्स का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सो मदर्स कैन मोल्ड द चाइल्ड। उनको पता है कि हमने बच्चे को किस तरह से लेकर चलना। अगर मदर अपनी कन्वीनियंस देखेगी कि मुझे खाना ना बनाना पड़े, मुझे बाहर से ऑर्डर करा लेती हूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, तो ऑब्वियसली बच्चा घर का खाना नहीं खाएगा। उसको पता होगा हमारे घर में ये चीज़ें आती है, मैंने यही ही खाना है। ठीक है। अच्छा, सॉफ्ट ड्रिंक के हवाले से भी बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली अगेन के बच्चे बहुत ज़्यादा पीते हैं, बड़े भी बहुत ज़्यादा पीते हैं और उसकी वजह से भी अब आए रोज़ देखने में आ रहा है तो शुगर तो डेफिनेटली कि वो उसका कॉज बन ही रही है, लेकिन किडनी फेलियर के इश्यूज भी आ रहे हैं उसकी वजह से। बिल्कुल, इसमें एक हमारे पास फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट में मौजूद होता है जो नंबर 1 बोन्स के लिए बहुत ख़राब है। आपकी बोन्स खोखली हो जाती है, दांतों के लिए बोन्स के लिए ख़राब हो जाती हैं और किडनी के ऊपर ज़्यादा फॉस्फोरस का लोड अगर आएगा तो किडनी भी ख़राब हो सकती है। लेकिन इसका डायरेक्ट रोल इस तरह से नहीं बनेगा, इसका रोल इस तरह से बनेगा कि आप कोक ज़्यादा अगर कंज्यूम कर रहे हैं और आपको ओबेसिटी अगर आ गई है और विद ओबेसिटी यू हैव डायबिटीज़, सो डायबिटीज़ इफेक्ट करेगी उसको। ठीक है। सो इनडायरेक्ट रोल है लेकिन रोल बनता है। लेकिन आपकी टीथ हेल्थ, बोन हेल्थ को ही खराब कर देता होता है। और बहुत से घरों में आम प्रैक्टिस है, दूध सोडा बहुत पिया जाता है। बहुत से घरों में प्रैक्टिस होती है कि वो डिफरेंट ड्रिंक्स में इसको ऐड कर लेते हैं कार्बोनेटेड बनाने के लिए, यानी कि एक पीच जूस अच्छा खासा बनाया हुआ है लेकिन उसमें व्हाइट सोडा ऐड कर देते हैं। फालसे में व्हाइट सोडा ऐड कर देते हैं। समझ ही नहीं आया कि ये किसी ने क्या किया। यही चीज़ है
ना कि आप उसको सोडा क्यों बना रहे हो, उसका फ्रेश जूस का टेस्ट इतना अच्छा होता है कि आपको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वही बात है कि ये चीज़ें घर से शुरू होती हैं, और घर में अगर लिमिट कर दिया जाए तो बच्चों को पता है कि उसने ये चीज़ें नहीं करना। मेरी फैमिली में एक बच्चा है, उसकी मदर उसको ब्लैक सोडा के अंदर पानी ऐड करके देती हैं कि भाई इसे पीना तो है लेकिन इतना नुकसानदेह इसको ना हो कि हम खुद बच्चों को वो रास्ता भी दिखा रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, और उसके अंदर पानी ऐड कर रहे हैं इतना ख़राब ना हो। लेकिन अगेन वही बात है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब एक हमारी जो सबसे फेवरेट खुराक है वो देसी खाने हैं, जिनमें पाए हैं, मगज़ हैं, कढ़ाइयाँ हैं और 1000 तरह की उसमें डिशेस आ जाती हैं। तो उसका भी जो इस्तेमाल है वो हमारे यहाँ फिर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेसिकली जो हमारे घरों में खाने बनते हैं वो तो सालन की फॉर्म में ही बनते हैं। तो उसमें भी वो ग्रेवी वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, अगर हम मटन की बात करें या बीफ की बात करें, हर हफ्ते सैटरडे संडे या हलवा पूड़ी या पाए या निहारी या मगज़ इस तरह के नाश्ते ज़रूर होते हैं। कितनी बार एक महीने में हम खा सकते हैं या कितने महीनों में हम एक बार खा सकते हैं? आपने एक वर्ड बड़ा कॉमन सुना होगा हमारे घरों में, तरी का वर्ड। जी जी, वो ना हो तो उसके बगैर तो। अभी मैं कुछ दिन पहले अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, मेरी कुलीग्स ने चने मंगवाने थे और उस पर दे कोटेड तरी वाले चने लेकर आना। आप इमेजिन कर लें तरी वाले चनों में कितनी तरी होगी, कितना ऑयल होगा। अगेन वो वैसे ही आए, उन्होंने पूरी प्लेट साफ करके खा ली। और वो हमारे यहाँ प्रैक्टिस हर दिन की चलती है यहाँ पर। बेसिकली जितने भी ये सारे हैं, नान चने हो गए, हलवा पूरी हो गई, निहारी, पाए हो गए, ये हम रिकमेंड ही करते हैं कि आप 3 महीने में एक दफ़ा खाएं। ठीक है। अभी बकरीद गुजरे हुए कितना वक्त हो गया आपके? आपसे तो ऐसे कंसल्टेशन कोई नहीं लेगा। जिस तरह आप लोगों को रोक रही है कि 3 महीने में एक बार ये तो हर वीकेंड की रूटीन है, हर वीकेंड की रूटीन है। और मैं तो कहती हूँ कि हर दिन की भी बहुत कई लोगों की है, हर दिन की रूटीन भी है। कुलचा आ जाए, चने आ जाए, ये सारा मैदे से बना है। अगेन इसमें घी बहुत ज्यादा है, घी जो जम रहा है प्लेट में पड़ा वो कि आपकी बॉडी में जाके नहीं जमेगा। ये बात एक बड़ी कॉमन मैं लोगों को समझाती हूँ। अगर एक प्लेट के अंदर एक नान चने की प्लेट आप फ्रिज में रखें, उसके ऊपर कितनी जल्दी ऑयल आके जम जाता है। वो दिन मेरे ख्याल से 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर यही ऑयल आपकी बॉडी में भी ऐसे जम जाता है, आपकी वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। जब आपके खून की शरीयानें ब्लॉक होंगी तो क्या होगा? ब्लड एकदम प्रेशर से मूव करेगा, हाई ब्लड प्रेशर का मसला आएगा, हो सकता है कि ब्रेन तक सप्लाई ना जाए, ब्लड की स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। सो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को मना करते हैं, लेकिन लोग ये बात नहीं समझते हैं। इनमें सॉल्ट कितना ऐड होता है, कितना जायकेदारी चीज़ें होती है। जितना सॉल्ट होगा वो बॉडी में उतना पानी जमा करेगा। बहुत से लोगों के पैरों में आपने देखा सोजन हो जाती है, हाथों में सोजन है, मुंह के ऊपर सोजन आ रही है। क्या रीजंस हैं? कि एक्सेसिव सोडियम इनटेक, इन चीज़ों की वजह से। बहुत से पेशेंट से मैं पूछती हूँ आप नमक कितना खाते हैं? हम तो खाने में नमक ही नहीं ऐड करते। लेकिन ये जो हिडन सोर्सेज हैं, जब ये पूछी जाती हैं और जब इसके बताने के बाद बताते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये रीजंस हैं कि जिसकी वजह से एडीमा या जो ब्लड प्रेशर है या इनको जो अगर इश्यूज हैं वो इस वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर ग़िज़ाई ज़ोहा सुहेल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, एक हैरत अंगेज़ खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि जब मैंने ये खबर पढ़ी है और सुनी है तो मेरे लिए तो बहुत डिफरेंट थी, बड़ी इंटरेस्टिंग भी थी। आपके साथ भी हम शेयर ज़रूर करेंगे। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। और जेल के हवाले से जब भी बात की जाती है तो यही देखा जाता है कि जेल में जो कैदी हैं उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता, उन्हें कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, उन्हें वहाँ समझाने वाला, उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक जेल ऐसी भी है जहाँ हम देख रहे हैं कि कैदियों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, उनको मुख्तलिफ ज़ुबानें सिखाई जा रही हैं। आईटी की दुनिया में वो बड़ा काम कर रहे हैं। गुनाहों की दलदल समझे जाने वाली जेल किस तरह से कैदियों की जिंदगियां बदल रही है, कराची से समिया खुर्शीद ने रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं। है मगर आज हम आपको दिखाएंगे कराची सेंट्रल जेल के अंदर की दुनिया। मुजरिम का ठिकाना जेल, जो अब कैदियों के लिए बन गई है दर्जगाह। अलखिदमत के ताउन से जेल की दुनिया में कैदी ना सिर्फ अंग्रेजी, चीनी, अरबी जुबानों पे अबूर हासिल कर रहे हैं, बल्कि आईटी की दुनिया से भी रोशनास हो रहे हैं। सीनियर सुप्रिंटेंडेंट जेल का कहना था, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिसमें अनमेट्स की सजाएं जज़ा में बदल जाएं और उनको जेल के अंदर एक ऐसी दुनिया दी जाए जिसमें वो जुर्म की दुनिया से दूर हो सके। हमने सोचा क्यों ना कुछ इस तरह का किया जाए जिससे हमारे जो इनमेट्स हैं उनकी सज़ा जज़ा में कन्वर्ट हो, जो अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए कारआमद शहरी
के तौर पे अपने आप को प्रूव करें जब वो यहाँ पे हैं अनसाइड। जेल की दुनिया और कैद का तस्वुर किसी को खौफ दिलाने के लिए काफी है, मगर 302 के केस में लाए गए नवीद इस वक्त अपनी कैद के वक्त को कारआमद बनाने के लिए मुख्तलिफ जुबानें और ग्राफिक्स सीख रहे हैं। उनका कहना है कि जेल नहीं इस्लाही दुनिया है, बल्कि मुझे बाहर की दुनिया से बेहतर जेल की दुनिया लगी। मैं यहाँ पे कहते हैं एक 302 के केस में आया हूँ जो एक हादसाती तौर पे हो गया। बाकी जी ये जेल के अंदर हमारे को यहाँ पर आके एहसास हुआ कि मतलब कि ये जेल नहीं है बल्कि एक इस्लाही घर है जहाँ पर हमने कहते हैं कंप्यूटर की तालीम भी हासिल करी और अब मैं यहाँ पर जो है एज अ टीचर यहाँ पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। चीनी जुबान के बाद अब कराची सेंट्रल जेल में अरबी जुबान भी सिखाई जा रही है ताकि कैदी कुरान समझ के पढ़ें और दीन से करीब हों। तलबा को भी पढ़ाता हूँ, अरबी लैंग्वेज भी पढ़ाता हूँ, दीगर मज़ामीन भी पढ़ाता हूँ। उनमें और इनमें फ़र्क मैंने ये महसूस किया है कि वो तलबा दिलचस्पी तो लेते हैं लेकिन उस अंदाज से दिलचस्पी नहीं ले पाते। यहाँ के जो अफराद हैं, यहाँ के जो कैदी हैं या तलबा हैं, ये ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। इनको जो भी बात बताई जाए और जो कुछ सबक पढ़ाया जाए और सिखाया जाए तो बेहतर अंदाज से याद करते हैं और अगले दिन आकर उसे सुनाते हैं और अच्छी तरह उसको हिफ्ज़ करके और याद करके सुनाते हैं। कराची सेंट्रल जेल में दी जाने वाली तालीम बालगा मुजरिमों को अच्छा इंसान बनने में मदद फराहम कर रही है, बल्कि इस साल होने वाले अपनी नौयत के पहले कॉन्वोकेशन में 248 कैदी तलबा को डिग्रियाँ भी तफवीज़ की गई। जेल का लफ्ज़ सुनते ही जहन में जो ख्याल आता है वो होता है कैदी, कैद और सज़ा, मगर कराची सेंट्रल जेल ने लफ्ज़ जेल का मफहूम ही बदल दिया। यहाँ पर कैदी अपना वक्त कैद में ज़ाया नहीं बल्कि मुख्तलिफ कोर्सेज करके ख़ुद को बाहर की दुनिया के काबिल बना रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फ़िकार के साथ सुमैया खुर्शीद, नेओ न्यूज़, कराची। यकीनी तौर पर जेल हुकाम और अहल खिदमत की जानिब से बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया जा रहा है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, डेली बेसिस पर हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे जो भी तलबा हैं, हमारे जो भी स्पोर्ट्समैन हैं, उनकी जो भी अचीवमेंट है वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करें, जो कि बैरून मुल्क जाते हैं और फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। गुज़श्ता हफ्ते 2 पाकिस्तानी तलबा ने आस्ताना काज़ाकिस्तान में इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में 2 कांसी के तमगे जीते थे। पाकिस्तानी टीम ने STEM करियर प्रोग्राम के ज़ेर एहतमाम ओलंपियाड में हिस्सा लिया, जो कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और अप्लाइड साइंसेज का मुश्तरका प्रोग्राम है। कराची से जोहा आसिफ और मीरपुर माथेलो से सोबान सफदर ने पाकिस्तान के लिए कांसी का तमगा जीता है। हयातियात की टीम को डॉक्टर अस्मा इमरान और डॉक्टर आमिर अली ने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के इदारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग फैसलाबाद से तरबियत दी, जो कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का एक कॉलेज भी है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस हर साल स्टीम करियर प्रोग्राम के तहत नेशनल साइंस टैलेंट मुकाबले का इनेकाद भी करता है और मुंतखब होने वाले तलबा को बैनुल अक़वामी साइंस ओलंपियाड्स में शिरकत के लिए मज़ीद तरबियत भी जाती है। इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में कांसी के तमगे जीतने वाले दोनों मेडलिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपकी मजीद भी बात करवाते हैं। सुबान सफदर और जोहा आसिफ ने हमें ज्वाइन किया है। सुबान और जोहा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप दोनों को बहुत मुबारकबाद। सुबान, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इस मुकाबले के बारे में थोड़ी सी तफसील हमारे से पहले शेयर कीजिएगा। जी, ये मुकाबला हर साल कंडक्ट किया जाता है इंटरनेशनली और हर साल ये एक मुख्तलिफ मुल्क में कंडक्ट किया जाता है। इस साल ये मुकाबला कज़ाकिस्तान में मुनक्किद किया गया और इसके लिए पाकिस्तान की टीम जो थी वो तैयार की गई, जिसके अंदर मैं और जोहा शामिल थे। ठीक है जोहा, आप ये बताइएगा कि आप दोनों का इस मुकाबले में इंतखाब किस तरह से किया गया है, क्या ये प्रोसेस है, कहाँ से तैयारी होती है, कितना टफ कंपटीशन है ये? पूरे पाकिस्तान से हर साल हमारा टेस्ट लेता है, स्टेम का जो टेस्ट होता है, नेशनल साइंस टैलेंट कॉन्टेस्ट, जिसमें हर जगह से बच्चे पेपर देते हैं। उससे 50 बच्चे चूज होते हैं हर सब्जेक्ट में, जैसे बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में और फिजिक्स में और मैथ्स में। हर ओलंपियाड के लिए 50 टॉप 50 चूज होते हैं और फिर टॉप 50 के बाद हमारे कैंप्स होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, जिधर वो हमें तैयारी करवाते हैं इनकी, और उससे और बच्चे कम करते जाते हैं और टीम सेलेक्ट होती है। ठीक है। अच्छा सुबान, आप ये बताइएगा कौन कौन से ममालिक के तलबा ने इसमें हिस्सा लिया था? और तकरीबन हर साल ही मेरा ख्याल आप लोग जा रहे हैं, जो टीम्स बनाई जाती हैं पाकिस्तान की तरफ से, वहाँ पर बहुत से दुनिया के लोग भी वहाँ पर आते हैं, तो किसी से दोस्ती भी हुई वहाँ पर? जी बिल्कुल। इन बायोलॉजी के मुकाबले में दुनिया के 80 मुख्तलिफ ममालिक से बच्चे जो हैं उन्होंने शिरकत की
और वहाँ पे जो भी मुल्क आप जिसका भी नाम लें वो वहाँ पे शामिल ही होते हैं। और जी वहाँ पे बहुत से लोगों से मुलाकात होती है, मुख्तलिफ मुल्कों से आप दोस्त बनाते हो और आप जो है वो आपको पता लगता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, कि दुनिया किस तरफ जा रही है, एक्सपोजर बहुत मिलता है और इसी तरह आपके जो है वो इंटरनेशनल ताल्लुकात भी बनते हैं। ठीक है। अच्छा जोहा, आप ये बताइएगा कि कोई भी अगर पाकिस्तानी तालिब इल्म है इस मुकाबले में अगले साल अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहता है तो क्या इसका प्रोसीजर होता है, कैसी इसकी तैयारी है? तैयारी के लिए आपको ऑनलाइन बहुत सारी रिसोर्सेज मिल जाएंगी और हमारा अपना टेस्ट तो हमारे सिलेबस में से होता है बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के, और आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन टेस्ट के लिए साइन अप करें और किसी भी शहर में जाके आप पेपर दे के आ जाएं। ठीक है। और सुभान आप ये बताइएगा कि जिस तरह से इस बार हम कांसी के तमगे जीते हैं, आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की जो टीम हर साल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, हम ये पोटेंशियल रखते हैं कि हम गोल्ड मेडल तक भी जाएंगे, उस मरहले तक भी हम पहुंचेंगे? आप दोनों ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, बड़ी अच्छी अचीवमेंट है ये। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह पाकिस्तान गोल्ड की तरफ काफ़ी तेज़ी से जा रहा है और हमारी टीम्स की जो परफॉर्मेंस है ओवर द ईयर्स वो बहुत बेहतर होती जा रही है और हमारा यही ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वो भी ऑप्टिमाइज होता जा रहा है ओवर द ईयर्स। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जल्द गोल्ड लेके आएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जो आपकी टीम के मेंबर्स थे जिन्होंने आपको सारा गाइड किया है, पढ़ाया है, उस हवाले से भी हमें थोड़ा बताइएगा, डॉक्टर अस्मा इमरान और डॉक्टर आमिर अली के हवाले से। जी जोहा, आप हमें सुन पा रही हैं? डॉक्टर अस्मा जी 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 कंटिन्यू कीजिएगा। डॉक्टर अस्मा और डॉक्टर आमिर उन्होंने हमारी पूरी तैयारी करवाई, हमारा एक पूरा सिलेबस सेट किया कि हमें ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना है या थ्योरी के लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, हमारे ऑनलाइन कैंप, और हमने बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स किए समझाने के लिए, सब वो करने के लिए बायोकेमिस्ट्री में जहाँ हम यूनिवर्सिटी में थे। ठीक है। अच्छा सुभान, ये जो STEM करियर प्रोग्राम है ये क्या है? स्टेम करियर प्रोग्राम जो है वो HEC और प्यास, जैसे कि आपने बताया, उनका एक जॉइंट वेंचर है और वो इस तरह के प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स को वो टैलेंट जो है स्टूडेंट्स में वो ढूंढते हैं थ्रू कॉम्पिटिशन्स लाइक NSTC, और फिर यही इंटरनेशनल टीम्स प्रिपेयर होती हैं। उनके और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे हैं, और वो जो है इस सारे प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करते हैं और हमारी जो है वो इसके अंदर तैयारी करवाते हैं। ठीक है। और सुभान, क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से आप लोगों की भी फिर सिलेक्शन होती है? जी, सिलेक्शन के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है नेशन वाइड, जिसका नाम है नेशनल साइंस टैलेंट कॉन्टेस्ट NSTC। इसकी आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशंस अराउंड जनवरी फरवरी जो है वो क्लोज होती हैं, उससे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और टेस्ट जो है वो गर्मियों की छुट्टियों से थोड़ा पहले जो है कंडक्ट होता है और इस टेस्ट के अंदर बाय सिलेक्शन जो है वो आप आगे शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस में एंटर होते हैं। ठीक है। जोहा, में बताइएगा फिर फ्यूचर प्लान्स अब आपके क्या हैं, इतनी बड़ी अचीवमेंट आपको मिली है? फ्यूचर में तो मुझे रिसर्च करने का बहुत शौक है, बायोलॉजी में ही, इसी सब्जेक्ट में, और मैं चाहती हूँ कि मैं या न्यूरो साइंस में या ऐसी किसी जगह रिसर्च कर सकूँ ताकि आई कैन डू समथिंग फॉर द वर्ल्ड। ठीक है। और सुभान, आपके क्या प्लान्स हैं? मेरे प्लान्स मेडिसिन में है क्योंकि बायोलॉजी पैशन है, इसी वजह से इसी सब्जेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया था और मैं चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर बन के जो है वही दुनिया की मदद कर सकूँ। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपने मेडिसिन की भी बात की है, लेकिन हम ये देखते हैं कि बड़ा ड्राई एक टॉपिक है ये, तो किस तरह से फिर अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए भी फिर और कुछ क्या करते हैं? जी सुभान, ये टॉपिक ड्राई लगता है, पहले सुभान से पूछते हैं फिर हम जोहा से भी पूछते हैं। ये टॉपिक जो है ये ड्राई लगता है किताबों में अगर आप पढ़ें, लेकिन जब आप एक्चुअल यूनिवर्सिटीज में जाते हैं जहाँ पे ये रिसर्च हो रही है और जहाँ पे इस साइंस को एक्चुअली अप्लाई किया जा रहा है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वहाँ पर जाके आप दंग रह जाते हो कि किस तरह टेक्नोलॉजी को यूज करके जो है वो नई चीजें डिस्कवर हो रही हैं। किताबों के अंदर ये ड्राई लगता है, लेकिन अगर आप बस उस FSC वाले फेज से गुजर के आप इस फील्ड के अंदर जाएं तो बहुत मजा आता है। ठीक है। अब आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, क्योंकि जब मैंने भी बायोलॉजी पढ़ी थी तो मेरे तो ऊपर से गुजर गई थी, बहुत से ऐसे नाम थे, बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनको मुझे लगा कि बहुत ज्यादा टफ हैं, तो मैं कंप्यूटर साइंसेज की तरफ चला गया था। यही बात है कि अगर नाम और वो तो बिल्कुल बिगिनिंग वाला स्टेज होता है, जब आप जाके रिसर्च करने लगते हो और आपको पता चलता है कि आप क्या क्या कर सकते हो इस सब्जेक्ट के अंदर और क्या क्या हो रहा है दुनिया में, तो आपकी बिल्कुल ही व्यू चेंज हो जाता है सब्जेक्ट के बारे में। इंतहाई इंटरेस्टिंग ऑल द स्टोरीज, और जो हमारे पास अब हम अचीवमेंट्स कर सकते हैं, जो हम लोगों की मदद कर सकते हैं इसी तरह रिसर्च के साथ, इट्स अमेजिंग।
ठीक है, तो सुभान, जो बच्चे भी आप लोगों को भी देख रहे हैं, और जाहिर बात है कि इतनी अच्छी अचीवमेंट आप लोगों के पास है, तो प्लेटफॉर्म बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों को मिल गया, तो उन्हें कोई टिप देना चाहेंगे, गाइड करना चाहेंगे बच्चों को? उनको मैं यही टिप दूंगा कि इस तरह के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसकी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं, इस तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़रूर हिस्सा लें। मतलब जो आपके मैट्रिक FSC के एग्जाम्स हैं उनको भी प्रायोरिटी दें, लेकिन इस तरह की जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उनमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये बहुत रिवॉर्डिंग होती हैं और इससे आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है, जो कि आपको ज़िंदगी में बहुत मदद देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुभान सफदर और जोहा आसिफ हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे नाजरीन, और बेस्ट विशेज़ हैं हमारी तरफ से, टीम नियो की तरफ से आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ हैं कि आप जो भी कर रहे हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से मज़ीद भी करते रहें। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, और एक एथलीट की बात करते हैं जो जिन पर तमाम नज़रें पूरी दुनिया से ही मरकूज़ हैं, पाकिस्तान से भी मरकूज़ हैं, और एक एथलीट के लिए किसी भी बड़े इवेंट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की जो उम्मीद है वो बड़ी आम सी बात होती है। लेकिन अगर इसके साथ साथ 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से गोल्ड मेडल का इंतजार भी जुड़ जाए तो फिर कुछ अलग सा दबाव भी सामने आता है। जी हां, पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम को भी इस बात का बखूबी इदराक है कि उन्हें 32 साल बाद ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने की वाहिद उम्मीद समझा जा रहा है। 2024 के ओलंपिक्स मुकाबलों में पाकिस्तान का 7 रुकनी दस्ता शिरकत कर रहा है, लेकिन इनमें से अरशद नदीम को ही उनकी कारकर्दगी की वजह से मेडल का दावेदार समझा जा रहा है। अगरचे ये अरशद नदीम और पाकिस्तान के लिए पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने का एक बड़ा ही ज़बरदस्त मौका है, लेकिन इस मुकाबले में हम देख रहे हैं कि उनके जो रिवायती हरीफ हैं इंडिया से जिनका ताल्लुक है, नीरज चोपड़ा, वो भी होंगे जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया को गोल्ड मेडल जितवाया था। पेरिस ओलंपिक्स की वेबसाइट पर अरशद नदीम व मुकाबला नीरज चोपड़ा को 5 बड़े मुकाबलों में भी शुमार किया गया है, और उसकी वजूहात में एक ये भी है कि पाकिस्तान और इंडिया का जब भी कहीं ना कहीं मुकाबला होता है तो वो सबकी नज़रों में ज़रूर होता है। और कहा यह गया है कि पेरिस 2024 दोनों के लिए ही दुनिया का अजीम जेवलिन थ्रोअर बनने का मौका है। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अरशद नदीम जनूबी एशिया के पहले और वाहिद एथलीट हैं जिनके पास 90 मीटर से ज़्यादा फासले तक जेवलिन फेंकने का एजाज़ भी है, जबकि नीरज चोपड़ा भी अभी तक 90 मीटर का हदफ अबूर नहीं कर सके हैं। अरशद ने यह एजाज़ 2022 के दौलत मुश्तरका खेलों में हासिल किया था। ताहम 2023 में एथलेटिक्स के आलमी मुकाबलों में अरशद और नीरज चोपड़ा जब मद्दे मुकाबिल आए तो अरशद कॉमनवेल्थ गेम्स जैसी कारकर्दगी अनफॉर्चुनेटली नहीं दोहरा सके थे, और नीरज को तलाई और उन्हें चांदी का तमगा मिला था। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो मुकाबलों का जो इब्तदाई क्वालिफिकेशन राउंड है वो 6 अगस्त को, जबकि फाइनल 8 अगस्त को मुनक्किद होने जा रहा है। नियो पाकिस्तान और हमारी जो पूरी टीम है उनकी तरफ से अरशद नदीम के लिए भी नेक तमन्नाएं हैं, और उम्मीद है कि वो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत के आएंगे। और जो पूरा 7 रुकनी दस्ता है, अरशद नदीम के अलावा भी जो 6 लोग हैं उनके लिए भी हमारी नेक तमन्नाएं हैं, वो भी बड़ी मेहनत करके गए हैं, और हम ये दुआ करते हैं कि पाकिस्तान ओलंपिक्स में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करे और पाकिस्तान के लिए जो गोल्ड मेडल है वो जरूर जीत के लाए। लेकिन इसमें एक बात अनफॉर्चुनेट यहां पर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम 25 से 26 करोड़ की आवाम का मुल्क है इस वक्त, और सिर्फ 7 लोग ऐसे हैं जो कि ओलंपिक्स में गए हैं रिप्रेजेंट करने पाकिस्तान को। तो शायद हुकूमत को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि जो दीगर खेल हैं जो कि ओलंपिक्स में जाते हैं, हमारे जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उनको भी पजीराई हमें करनी चाहिए, उनका ख्याल भी रखना चाहिए, उनके लिए भी जो डिफरेंट कैंप्स हैं उनका इनेकाद करना चाहिए। एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए इन तमाम लोगों के लिए भी अपनी सलाहियतों को ये निखार सकें, क्योंकि अरशद नदीम को भी हमने देखा कि फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी, जिसकी बिना पर वो हमें गिले शिकवे करते भी दिखाई देते थे। उसके बावजूद भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा उन्होंने हमेशा हर ही इवेंट में किया है। तो अब हुकूमती सरपरस्ती की ज़रूरत है इन तमाम खेलों के लिए भी। आगे बढ़ते हैं और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करते हैं। 3 जून को आसमान पर 6 सैयारों को एक कतार में देखा गया था। अगर आप उससे महरूम रह गए थे तो अभी आपको दूसरा मौका मिलने जा रहा है। जी हां, अगस्त में एक बार फिर से 6 सैयारों को एक वक्त में आसमान पर देखने का मौका आपको मिलेगा। 24 अगस्त को इन सैयारों का नज़ारा एक बार फिर से मुमकिन होगा, जिस दौरान अतारत, ज़हल, मुश्तरी और मरीख को दूरबीन के बगैर देखना भी मुमकिन होगा, जबकि नेपच्यून और यूरेनस को देखने के लिए दूरबीन की ज़रूरत होगी। इन सैयारों में सबसे पहले ज़हल नज़र आएगा, जिसके बाद नेपच्यून, यूरेनस, मुश्तरी और मरीख रात गुजारने के साथ साथ उफ़क़ पर नमूदार होंगे। सबसे आखिर में अतारत का नज़ारा होगा, जो सूरज तलू होने से 30 मिनट पहले नज़र आएगा। ये सब सैयारे लगभग एक सीधी लकीर में हमें नज़र आएंगे, और इसके लिए प्लैनेट परेड की इस्तेमाल की जाती है। दुनिया भर में ये नज़ारा करना हमारे लिए अब पॉसिबल होगा। ये रवां साल तीसरा मौका ऐसा है जब एक वक्त में मुतअद्दिद सैयारों को देखने का मौका मिलेगा।
इससे पहले अप्रैल में सूरज ग्रहण के मौके पर भी चंद सैयारे आसमान पर नजर आए थे, जबकि दूसरी बार 3 जून को प्लैनेट परेड हुई थी। अगस्त में 6 सैयारों की ये कतार है जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक हफ्ते तक हवा में नजर आएगी। सैयारे सूरज के गिर्द अपने अपने मदारों में गर्दिश कर रहे हैं और हर सैयारे को सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने के लिए मुख्तलिफ दौरानिया ही दरकार होता है। यही वजह है कि सैयारे एक साथ ऐसे मकाम पर पहुंच गए हैं जहां से वो ज़मीन के उफक पर एक ही कतार में देखे जा सकते हैं, और ये सैयारे एक दूसरे से लाखों मील के फासले पर हैं जो हमें एक कतार में नजर आएंगे। सूरज से इनके मखसूस फासले और उससे उनकी सैयारों पर पड़ने वाली रोशनी के बाइस वो एक दूसरे के नज़दीक नजर आ रहे हैं। और एक वजह यह भी है कि हम ज़मीन से खला की वसअतों और गहराइयों को नाप नहीं सकते हैं। उफक को वाज़े बिला रोक टोक मंजर के साथ देखने की जगह का इंतखाब अगर हम करें तो फिर शहर की रोशनियों से दूर पहाड़ियों या खुले मैदान जैसी ऊंची जगह जहां रोशनी कम हो मर्यादा बढ़ाने के लिए बेहतरीन है। इस मंजर को देखने के अच्छे जो तजर्बे हैं उसके लिए साफ आसमान बड़ा ज़रूरी है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए मौसम की पेशगोई भी हमें चेक करनी पड़ेगी कि बादल या जो ख़राब मौसम है वो आपके नज़ारे में रुकावट ना डालें। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है जो कि आप एक बार फिर से विटनेस कर सकते हैं, और ये साल में तीसरी बार नाजरीन होने जा रहा है और बहुत ही कम बार है जो कि प्लैनेट परेड के जो नज़ारे हैं जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी विजुअल जिस तरह से उन्हें बनाया गया है, तो अगले महीने अगस्त के आखिर में ये नज़ारा आप दोबारा से भी देख सकते हैं जो कि पूरी दुनिया में ही देखा जा सकता है। एंड दिस इज़ द थर्ड टाइम इस साल के 8 महीनों के अंदर अंदर ये तीसरी बार ऐसा होने जा रहा है। और फिर से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो फासला है सूरज से इन सैयारों का वो लाखों मील का है, लेकिन जब हम ज़मीन से इसे देख रहे हैं तो हमें ये एक बिल्कुल कतार में नज़र आ रहे हैं जिस तरह से सूरज के गिर्द ये तमाम सैयारे चक्कर लगा रहे होते हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। वफाकी हुकूमत की जानिब से गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर 6 सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनीज के बोर्ड तहलील करके नए बोर्ड तश्कील दे दिए गए हैं। पावर डिवीजन ने वफाकी काबीना के फैसले पर अमल दरामद करते हुए नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिए हैं। वफाकी हुकूमत ने कुल 11 में से 6 सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनियों फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी आइस्को, मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी मैपको, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को और पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पेस्को और हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी हेस्को के नए बोर्ड तश्कील दे दिए हैं। ताहम हुक्म इम्तना की वजह से फिलहाल गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, गेपको, ट्राइबल एरियाज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी और कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी बोर्ड्स की तहलील रोक दी गई है। इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने सरकारी मलकियती इदारों के बोर्ड्स की तहलील में जो हायल कानूनी पेचीदगियां थी उनको दूर करने के लिए कानून में भी तरामीम की हैं, जिसके बाद बोर्ड्स तहलील करने की राह हमवार हुई है। वफाकी काबीना ने 24 जून को 9 डिस्कोस के नए बोर्ड्स तश्कील देने की मंजूरी दी थी। ताहम वज़ीर आज़म ने हैदराबाद और सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज के बोर्ड्स की तश्कील नौ का मामला रोक दिया था। दूसरी जानिब IMF हुकाम ने टैक्स वसूलियाँ तसल्ली बख्श न होने पर मिनी बजट का खदशा जाहिर कर दिया है, जबकि ज़राए IMF ने हुकूमत की तब्दीली के कयास आराइयों पर खुश है, लेकिन ये तो 280 तक भी नहीं जाएंगे, शायद इस सदी के आखिर तक भी नहीं जाएंगे। मुझे इलाज मुआवजे की सहूलत आवाम को नहीं मिल रही है। उनको तनख्वाह बढ़ाने के बजाय ये कहना चाहिए कि जी मैं जब डॉक्टर के पास जाता हूँ मेरा 5000 का बिल आ जाता है, या ये हुकूमत ने किस मर्ज की दवा है, या सरकारी अस्पताल का बजट क्यों नहीं बढ़ाते हैं आप? पाकिस्तान का तालीम का और सेहत का बजट इंतहाई कम है। जो लोग डोनेशंस लेते हैं तालीम के नाम पर उससे फ़ायदा उठाते हैं, वो भी ये मुतालबा नहीं कर रहे कि मुस्लिम लीग नून ने और PMLN ने बार बार कहा है, इकोनॉमिक सर्वे में कहा है कि हम 7% GDP का करेंगे। अरे भाई आप तो 2% भी नहीं कर रहे, तो उसकी तो कोई बात वो कर ही नहीं रहा है, ना तालीम की ना सेहत की। आप तिजारती खसारा ये बातें कर रहे हैं। कभी गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों को खतरात, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को खतरात, और ये अवाम के साथ इक़्तिसादी दहशतगर्दी है जो कर रहे हैं। तो फिर आप दहशतगर्दी की जंग जीतेंगे कैसे? मुझे ज़रा कोई बता तो दे। SIFC बैठे इन नुकात पर बात करे, अवाम का दबाव पड़े तो शायद ठीक हो जाए, वरना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जौहरी ताकत जिसका बेइंतहा शानदार स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसको तब्दील करने की साजिश हो रही है। चीन आइंदा 3 साल के बाद आपकी मदद नहीं कर सकेगा, मैं आज आपको बता रहा हूँ। अमेरिका को खुद ही छुट्टी होगी क्योंकि चीन और भारत बहुत करीब आ गए हैं। उनका $100 अरब का ट्रेड है आपस में, हमसे ज्यादा है जो पूरी दुनिया का हमारा है।
तो वो नहीं खुल के आपके सामने आएगा। वो दुनिया में अपना रसूख चाहता है, पाकिस्तान की खातिर ये नहीं करेगा। फिर अमेरिका को खुली छुट्टी होगी जब अगले प्रोग्राम में जाएंगे। मैं आज डरा रहा हूँ आपको उस प्रोग्राम से कि उसके खतरात से अवाम के लिए, मईशत के लिए, सलामती के लिए, जौहरी प्रोग्राम के लिए, हमारे इदारों के लिए, हमारे दिफाई बजट के लिए। दिफाई बजट पर दिन भर शो करते हैं, अरे भाई दिफाई बजट से करोड़ों ज्यादा चीजें तो दूसरी हैं, उसकी बात नहीं करते। आपने आज़ाद मिल गया कि अपनी फौज को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो भी शहीद हो रहे हैं, पुलिस भी शहीद हो रही, अवाम भी शहीद हो रहे हैं। असल मसाइल छोड़ के जो है ना वो दुश्मन को खुश कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, खुदा के लिए नहीं चलेगा। आप अपनी कमजोरियों को समझें, अपनी अच्छाइयों को समझें। इख्तिसादी दहशतगर्दी अगर जारी रहती है, जो मौजूदा हुकूमत, पिछली हुकूमत, सूबाई हुकूमत कर रही है, तो ये जंग आप नहीं जीत सकते। कुर्बानी देते चले जाएं। हम तो खून के आंसू होते हैं जब हमारे लोग। और डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी बड़ी तनकीद की जा रही है इस वक्त हुकूमत पर भी, कि वफाकी काबीना का इजलास बुलाया गया जिसमें ये बातचीत करनी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर किस तरह से पाबंदी लगाई जाए, बानी पीटीआई को किस तरह से हैंडल किया जाए। तो फिर लोगों का इस हवाले से ये कहना है कि प्रायोरिटीज तो फिर इनकी यही है कि पीटीआई को किस तरह से रोका जाए। अवाम के लिए कोई काम करने के लिए इनके पास वक्त नहीं है। वो तहरीक इंसाफ को जो रोक रहे हैं वो इसलिए रोक रहे हैं कि उनके इक़्तिदार को खतरा है। क्या तहरीक इंसाफ ने कोई ऐसा मुतालबा किया है कि क्या तहरीक इंसाफ ने बिजली के बर्फ नहीं बढ़ाए? क्या तहरीक इंसाफ ने, और शाहिद खाकान अब्बासी जब वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये नहीं कानून बनाया कि दौलत लूट के जो बाहर गई है वो पाकिस्तान मत वापस लाएं? अभी आप डॉलर की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ इमरान खान और शाहिद खाकान अब्बासी 2 वज़ीर-ए-आज़म थे जिन्होंने कभी ये, इससे पहले कभी पाकिस्तान में नहीं था, इन्होंने ये कानून की बुनियाद डाली कि दौलत लूट के जो बाहर गई है वो पाकिस्तान में आना जरूरी नहीं है। आप यहाँ हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। तो कोई बोला पाकिस्तान में? ये अशराफिया की मईशत है। आज भी जो ड्रामा हो रहा है ये इक़्तिदार की जंग। ये तहरीक इंसाफ में भी वही गठजोड़ है, ये जो सूबाई हुकूमत तहरीक इंसाफ जो कुछ केपी में कर रही है वही सिंध में पीपल्स पार्टी कर रही है, वो पंजाब में। फर्क क्या है? कोई फर्क ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार होता हमें दिखाई दे रहा है। और फिर बहुत सी ऐसी डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जो हम पहले भी अपने प्रोग्राम में आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे शहर हैं कि अगर आने वाले वक्तों में हम शजरकारी मुहिम की तरफ भी नहीं जाते हैं, हम मुल्क में दरख्त भी नहीं लगाते हैं, तो फिर जो आइंदा 7 साल होंगे वो पाकिस्तान के लिए कितने ख़तरनाक भी हो सकते हैं, वो रहने के काबिल भी नहीं रहेंगे। तो मौसमियाती जरीदे ने पाकिस्तान के गर्म तरीन इलाके बलूचिस्तान, पंजाब और जो सिंध के इलाके हैं वहां मौसमियाती तब्दीली के पेश नज़र ये खबरदार किया है कि सिंध और बलूचिस्तान में मामूल से ज़्यादा फलदार मकामी दरख्त अगर तो नहीं लगाए जाते हैं तो फिर ये इलाके आइंदा 7 साल बाद रहने के काबिल नहीं होंगे। और जो पारा है वो 57 डिग्री तक जाने का इम्कान भी है। आलमी मौसमियाती जराते में मजीद ये भी कहा गया है इस हवाले से कि सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की आबादी के लिहाज से हर एक फ़र्द को एक एक मकामी फलदार दरख्त लगाना भी लाजमी करा दिया जाएगा, क्योंकि इन इलाकों में जो टेम्परेचर है वो 57 डिग्री तक जा सकता है और गर्मियों में यही टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के दौरान रहना चाहिए। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। माहिर मौसमियात हमारे साथ मौजूद हैं मरीम शबीर साहिबा, उनसे मज़ीद बात करेंगे। मरीम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमने पहले भी ये देखा कि बिलियन ट्री मनसूबा भी शुरू किया गया था, उसमें भी कामयाबी हमें खातिर खा नहीं हासिल हो सकी, उसमें भी हमने करप्शन की काफ़ी कहानियां सुनी हैं। तो किस तरह से हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि दरख्त लगाना बड़ा ज़रूरी है। और बिलियन ट्री सुनामी में भी ऑफ कोर्स एक दरख्त लगाने की मुहिम स्टार्ट की थी। कुछ उसमें करप्शन थी लेकिन कुछ आपकी उसमें सक्सेस भी थी, मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है, लेकिन दरख्त लगाने से ज्यादा जरूरी ये है कि आप मकामी दरख्त लगाएं जो कि आपके, जिसको इंडिजिनस ट्रीज या इंडिजिनस प्लांट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अगर आप सिंध की बात करते हैं तो उसमें मैंग्रोव्स कवर जो आपका ऐसा होता है जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि हवा में आपका दर्जा बढ़ाती है। इसी तरह पंजाब के साइड पे आए तो उसमें पीपल, शीशम, धरेक, ये ऐसे दरख्त हैं जो हम शायद बचपन में हम देखते थे कि लगाए होते थे हमारे बुजुर्गों ने अपने सहन में, या दरख्त का जो भी हिस्सा उन्हें नजर आता लॉन में लगाए होते थे। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है और जैसे जैसे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज बढ़ी हैं, कोई उनका इन्वायरमेंट के साथ कंप्लायंस आपको नजर नहीं आती, और आपके ये जो
मेजर सिटीज हैं आपके जो पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, इनमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अर्बन फ्लडिंग और हीट आइलैंड का जो इम्पैक्ट है, जिसमें आपका हीट वेव बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, आपको फिर हर इलाके में ये होती नजर आती है, क्योंकि फॉरेस्ट कवर आपका रिमूव कर दिया जाता है और इस तरह का कोई लॉज पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं बनाए गए हैं जिसकी वजह से ये कहा जाए कि हर घर में, जैसे कि रिकमेंडेशन भी इस रिपोर्ट में दी गई है कि कम अज कम एक दरख्त जरूर लगाया जाए, ज्यादा से ज्यादा तो जितनी आपके पास जगह है आप उतने लगाएं। लेकिन हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेटली एक फैशन सा स्टार्ट हो गया है। आई डोंट नो कि किसने फैशन स्टार्ट किया है कि हमें शायद शर्म महसूस होती है अपने घरों में दरख्त लगाने में या अपने हाथों से पौधे लगाने में या उनको पानी या उसका ख्याल रखने में। हालांकि जो हमारे आबा अजदाद थे, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनको तो इस किस्म की कोई शर्म महसूस नहीं होती, वो बड़ा प्यार करते थे दरख्त से और लगाते थे और काटते भी नहीं थे पुराने दरख्त। तो मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि हमें कोई नई रिपोर्ट बताए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, जो हमारे इंडिजिनस रूट्स हैं, हमारी जो आबा अजदाद की जो प्रैक्टिसेस थी, मेरे ख्याल है हमें उनको इंडिजिनस नॉलेज जिसको बोलते हैं उसको रिवाइव करने की जरूरत है। जो वो करते थे, मिसाल के तौर पर शॉपिंग के लिए जब वो बाहर जाते थे तो हमें याद है कि एक नेट की थैली लेके जाते थे और हमेशा वही उनके पास होती थी, प्लास्टिक के बैग्स नहीं लेके जाते थे शॉपिंग करने। इसी तरह पानी पीने के लिए उनके पास जो है वो एक बोतल अपनी रखी होती थी, उसी को बार बार इस्तेमाल करते थे, प्लास्टिक की बोतलें नहीं खरीदते थे। तो इसी तरह की बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, दरख्त लगाने की प्रैक्टिसेस हैं, वो ऐसी हैं जो कि लोकल दरख्त लगाते थे। यही वजह है कि हमें बचपन में जुगनू नजर आते थे। बचपन की जब मैं बात करूं तो मैं 20 से 30 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो जुगनू नजर आते थे, नजर आती। लेकिन मरियम साहिबा, इसमें आप हुकूमत का किरदार किस तरह से देख रही हैं? बागात हटाकर सोसाइटीज बनाई जा रही हैं और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो शहरों के अंदर ही इतनी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो हीट वेव है वो हमने देखा है कि वो भी बढ़ जाती है। और अगर हम बागात को खत्म करेंगे, हम जो फसलें हैं उनको खत्म करके वहां पर सिर्फ सोसाइटीज ही बनाते रहेंगे, तो फिर तो पाकिस्तान का टेम्परेचर रेस करेगा। आलमी माहौलियाती तब्दीली की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा शिकार उसका पाकिस्तान ही है। जी बिल्कुल, हुकूमत को सबसे पहले तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ना जाने किन लोगों को हुकूमत दे देती है। जब भी प्लांटेशन की बात आती है शहरों के अंदर, मिसाल अगर मैं आपको दूं इस्लामाबाद की, तो आप इस्लामाबाद में एंटर हूं तो अब आपको पाम ट्रीज नजर आते हैं, खजूर के दरख्त, जो समझ से बाहर है कि इस्लामाबाद जैसे मौसम के लिए खजूर के दरख्त कैसे फिजिबल हैं या किस तरह से आपके इकोसिस्टम में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट देती है वो देना बंद करें, जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, सबसे पहले तो उनको इस किस्म के दें जब भी प्लांटेशन इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रूल बनाए कि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, चाहे वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, चाहे वो सड़क है, चाहे वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं, चाहे आपका मॉल बन रहा है, कंडीशन रखी कि उसके अंदर जो है वो रिन्यूएबल का कितना पोर्शन होगा, सोलर पैनल कितने लगाएंगे अगर कोई बिल्डिंग बन रही है या प्लाजा बन रहा है। इसके अलावा उसमें जो है वो जो दरख्तों का है वो क्या इंतजाम होगा। बिल्कुल ऐसे हम देख रहे हैं कि कोई प्रॉपर प्लानिंग है, वो एक रोड मैप हुकूमत के पास भी मौजूद नहीं है या फिर वो उस पर इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, ये बस एक लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, वक्त की कमी है, कि लोग अपने तौर पर हम क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए? जी, सबसे पहले तो इंडिजिनस दरख्त लगाएं और सेकंड सबसे बड़ी बात कि हम एक कंज्यूमर हैं किसी भी प्रोडक्ट के, तो हमें एज अ कंज्यूमर कॉन्शियस चॉइस हमारी होनी चाहिए कि किस किस्म के प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस्म के नहीं। हर सीजन में जो आपकी कपड़ों की कलेक्शन आती है, हर सीजन मत खरीदें क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है कपड़ों को बनाने के प्रोसेस में। इसी तरह आपके जो कंप्यूटर या जो फर्नीचर रिलेटेड फास्ट फैशन इंडस्ट्रीज को बोलते हैं, जो हर दफ़ा चेंज हो रहे होते हैं, आपके पास नए नए डिजाइन आ रहे होते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हैं, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं आपके या फर्नीचर्स हैं आपके, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। आप वो बिला झिझक आप खरीदना शुरू करते हैं, वो ना करें क्योंकि आपके एनवायरनमेंट के ऊपर बैड इंपैक्ट होता है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, दरख्त लगाएं, जितनी सी भी स्पेस आपके पास घर पर है, घर के अंदर नहीं है तो ये तमाम चीजें भी हैं जिन्हें हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया माहिर माहौलियात मरियम शबीर साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं फ़ख्रे पाकिस्तान से, जो क्रिकेट के मैदानों में भी पाकिस्तान की पहचान रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, सितारा इम्तियाज़ हासिल कर चुके हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल कर चुके हैं। अलीम डार साहब हमारे साथ इन स्टूडियोज़ मौजूद हैं, उनसे आज हम बात करने जा रहे हैं और बात होगी एक बड़े ही स्पेशल कॉज के हवाले से। पाकिस्तान में वो एक बहुत बड़ा नाम है और वो कौन सा क्रिकेट फ़ैन होगा जो कि इस नाम से शनासा नहीं है, और अब एक ज़बरदस्त काम कर रहे हैं खिदमत खल्क के लिए भी। अलीम डार फाउंडेशन की सूरत में ये
नाम सामने आ रहा है अलीम डार फाउंडेशन, जो कि एक बैनुल-अक़वामी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि थैलेसीमिया जैसे मौजी मर्ज में मुब्तला मरीजों के लिए भी काम कर रही है। थैलेसीमिया एक मौरूसी बीमारी है, यानी ये वालिदैन की जनियाती खराबी के बाइस औलाद को मुंतकिल होती है। इस बीमारी की वजह से मरीज़ के जिस्म में खून कम बनता है और मर्ज़ की शिद्दत के एतबार से थैलेसीमिया की 3 अक़साम हैं। शदीद तरीन किस्म जो है वो थैलेसीमिया मेजर कहलाती है और सबसे कम शिद्दत वाली किस्म थैलेसीमिया माइनर कहलाती है। इसी हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं। अलीम डार साहब हमारे से स्टूडियोज़ मौजूद होंगे। अलीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि अलीम डार फाउंडेशन एक बैनुल-अक़वामी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा कौन कौन सी शख्सियात आपके साथ शामिल हैं उनके हवाले से भी बताइएगा, और कितना वक्त हो चुका है इसका आगाज़ हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, और सबसे पहले अल्लाह का शुक्र जी। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है अलीम डार फाउंडेशन, ये तकरीबन 7 माह हमें हुए इसको शुरू किए हुए, और 7 माह में अल्लाह का शुक्र जी बच्चों को वहाँ ब्लड लग रहा है, और ये बड़ी ही अचीवमेंट हमारी पूरी टीम की और जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया। और मैं हमारे साथ बड़े अच्छे नाम भी हैं जो जिनके ज़रिए हम अवेयरनेस कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें बाबर आज़म है, फ़खर जमा है, रिजवान है, जहांगीर खान साहब हैं, इफ्तिखार ठाकर साहब हमारे साथ, अली मीर हैं। तो इनके ज़रिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर रहे हैं जो लोगों को बताया जाए कि ये बीमारी है क्या। तो अल्लाह का शुक्र जी, विदिन 7 मंथ हमारी जो है फाउंडेशन का बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है। अच्छा, थैलेसीमिया से मुतासरा जो बच्चे हैं उन्हें तो बार बार खून की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैंने कुछ इकसाम का भी जिक्र किया कि 3 उसकी इकसाम भी हैं, तो इतनी ज़्यादा मिकदार में खून का अरेंज करना ये भी एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। जी मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा चैलेंज है, खून इकट्ठा करना, लोगों को अवेयरनेस देना कि ये ब्लड देना बड़ी सेहत के लिए भी बेहतर है। हर 3 महीने के बाद आपको ब्लड देना ये अच्छी बात है आपकी सेहत के लिए भी। तो अल्लाह का शुक्र जी, इसमें हमें अभी तक कोई कमी नहीं है। हमारे साथ यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU हैं, हमारे पास पुलिस है, हमारे साथ रेंजर्स हैं और यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं हमारे पास। तो हमें माशाल्लाह जी ब्लड की कमी नहीं आ रही। ठीक है, तो आप इसमें किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा, कुछ लोगों के ज़हन में सिर्फ ये, डाक्टर साहब मैं चाहूँगा आप इसको क्लियर करें कि सिर्फ फंड्स दे देना काफ़ी है या सिर्फ खून दे देना काफ़ी है? तो दोनों सिचुएशंस हैं, जैसा कि हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे और आप मुझे बता रहे थे कि बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। जी ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है जी। लोग समझते हैं जी यहाँ सिर्फ ब्लड लगता है, ये ब्लड लेने लोगों से बहुत मुश्किल है और पैसा भी चाहिए होता है इन बच्चों के लिए। जो हमारे बच्चे हैं ज़्यादा गरीब बच्चे हैं, हमारे पास बच्चे कुछ रहीम यार खां से भी आ रहे हैं। तो मैं इतना मुझे अफसोस हुआ कि 3 साल का बच्चा और 7 उनके बच्चे थे और 8वां बच्चा ये थैलेसीमिया का मेजर का बच्चा है। तो वो कह रहा जी ये बच्चा हम 15 दिन के बाद आते हैं और ये बच्चा अपने पास ही रख लें। तो इस तरह बच्चे लोग देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। तो बड़े ही ये मुश्किल सिचुएशन है। मैं इसलिए चाह रहा था कि ये चीज़ को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर सकें। अच्छा, अभी हमें बराह रास्त जाने के लिए कहा जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब